नमस्कार सभी को। मैं पंकज आपका अपने यूट्यूब चैनल गौतमी शिक्षा पाठशाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर होगा इक्वेशन यानी समीकरण। ये चैप्टर क्यों जरूरी है? यह मैथ का बेसिक चैप्टर है और इस चैप्टर के बिना मैथ को समझना कठिन है। ये हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ की नींव रखेगा। इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर 8वीं से लेकर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। समीकरण, इक्वेशन, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हम पढ़ते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है पहले समझना होगा। इक्वेशन क्या होती है? हिंदी में कहते हैं इसे समीकरण। समीकरण का मतलब होता है समान करना। समीकरण समान करना, कोई दो क्वांटिटी है उनको समान करना। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड पे कोई क्वांटिटी है बराबर आर एच एस राइट हैंड साइड पे कोई क्वांटिटी है, उसको बराबर करना, समान करना, इक्वल करना ही इक्वेशन समीकरण कहलाता है। तो यहाँ हम एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, जैसे कि एक्स है इसमें। इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। इसकी जनरल फॉर्म होती है। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है एक्स। तो पहले सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं। आज का पहले सवाल स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। 3x माइनस 8 डिवाइड बाई 2x बराबर 1। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले छोटी सी बेसिक चीजें सीख ली, जैसे कि बराबर है, अगर इस साइड में प्लस है, अगर हम इसको बराबर से उधर ले जाते हैं तो ये माइनस में बदल जाता है। ऐसे ही अगर इस साइड में माइनस है, अगर हम बराबर से इधर ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। ऐसे ही ये गुणा है, अगर हम इसको बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। और ऐसे ही भाग को अगर हम बराबर से उधर ले जाएंगे दूसरी साइड में तो गुणा में बदल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सब एक्स का मान निकालना है, तो एक्स अकेला करना पड़ेगा। तो 3x माइनस 8 और नीचे का अगर ये 2x भाग में है ना, तो बराबर में जाके गुणा में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 गुणा 2x यानी 2x ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस 8 बराबर 2x। अब 2x को हम बराबर से इधर ले आएंगे, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 3x माइनस 2x माइनस 8 और यहाँ जीरो बचेगा। 3x में से 2x गए तो बचे x, x माइनस 8 बराबर जीरो। अब माइनस के 8 को हम बराबर से इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा, x बराबर 8। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2x माइनस 3 अपॉन 4x प्लस 5 बराबर 1/3। तो हम इस ये 3 डिवाइड में है, बराबर से उधर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। और ऐसे ही 4x प्लस 5 ये डिवाइड में है, बराबर से उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो हम 2x माइनस 3 बट्टे 4x प्लस 5 बराबर 1/3। तो क्रॉस कैंची गुणा हो जाता है इनका, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9 बराबर 4x प्लस 5। एक्स को अकेला कर देंगे, एक्स को इधर ले आएंगे तो 6x माइनस के 4x, ये माइनस का 9 है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5 प्लस 9। 6x में से 4x गए तो बचे 2x, 5 और 9 14, x बराबर हो जाएगी 2x बराबर 14, 1x बराबर 7। इसका आंसर आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो ये डिवाइड में लिख रखा है 1 माइनस 2x, तो इधर बराबर से उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा में कर देंगे से पहले इसे लिख लेते हैं 5 1 माइनस एक्स प्लस 3 1 प्लस एक्स बराबर, अब ये नीचे वाला इधर गुणा में चले जाएगा, 8 गुणा 1 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 का गुणा 1 माइनस एक्स पूरे में हो रहा है तो 5 का गुणा पहले 1 में होगा फिर x में होगा, तो 5 माइनस 5x प्लस ऐसे 3 का गुणा पहले 1 में होगा 3 प्लस 3x बराबर ऐसे 8 का गुणा पहले 1 में होगा 8 माइनस 8 दूनी 16 x।
एक्स को एक तरफ ले आते हैं हम और कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ ले आते हैं। तो इधर -5x और 3x, इधर -16x है। इधर का माइनस का 16x बराबर से इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 16x और यहाँ पे माइनस का 5x, यहाँ प्लस का 3x। ऐसी कांस्टेंट टर्म 5 और 3 को इधर ले जाएंगे, दोनों पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे। तो 8 -5 -3, ये वाला 5 और ये वाला 3 इधर आके माइनस में आ गए। तो 16x में से 5x गए तो बचे 11x, और 11x और 3x 14x हो जाएंगे बराबर। 8 में से 5 गए तो 3 और 3 में से 3 गए तो 0। तो 14x बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 0/14 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान आ गया 0। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, ये इक्वेशन है, ये हमें सॉल्व करनी है। तो हम इसे लिख लेते हैं x/2 माइनस, अब 1/4 का इसमें गुणा हो रहा है, दोनों में गुणा हो रहा है, x में भी और -1/3 में, क्योंकि कोष्टक के बाहर 1/4 है ना, तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x/4 माइनस 1/3 गुणा 4 बराबर हो जाएगा 1/6 का गुणा दोनों में हो रहा है, तो x/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो हम जो x वाले टर्म है उनको एक साथ ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस x/4। यहाँ ये x/6 प्लस में है, बराबर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के x/6, और ये माइनस के 1/3 गुणा 4 यहाँ माइनस में है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 4 तिया 12। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12, 12 से 2 गया 6 बार, तो यहाँ होगा 6x माइनस के 3x और माइनस के 2x बराबर में इसका एलसीएम भी 12 हो जाएगा। भिन्न को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ जाएगा 2 1 1। 6x में से 3x गया तो बचे 3x और 2x गया तो x, या फिर 6x में से डायरेक्ट 5x घटा देंगे तो ये बचेगा x/12 बराबर 2 और 1 3 और 1 4/12। ये दोनों 12 से 12 कट जाएगा, बट्टे में दोनों बराबर में, तो x बराबर बचेगा 4। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 4। अगला सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 4 का गुणा दोनों में होगा, पहले होगा 3p में फिर होगा 2 में। तो इसे खोल लेते हैं, इसको डायरेक्ट ही खोल लेते हैं। तो 4 तिया 12p प्लस 8 माइनस 5 छिंगे 30p, -5 का गुणा माइनस में 1 में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, क्योंकि माइनस गुणा माइनस होता है प्लस। तो ऐसे ही बराबर, और 2 का गुणा p में होगा 2p -16, तो -6 का गुणा 7p में होगा तो माइनस के 42p, और -6 का गुणा -4 में होगा तो प्लस के 24। अब p वाले टर्म उनको एक साथ ले आते हैं, बाकी कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ ले आते हैं। तो 12p माइनस 30p, ये प्लस के 2p है, इधर आके माइनस में हो जाएंगे तो माइनस के 2p, ये माइनस के 42p है, बराबर से इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, प्लस के 42p बराबर। अब ये कांस्टेंट टर्म है -16 प्लस 24, और ये 8 है, ये कांस्टेंट है, बराबर से इधर में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा -8। ये 5 है, बराबर से ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा -5। तो 12p और 30p और ये होंगे 32p, 32p घट जाएंगे 12p में, तो बचेंगे माइनस के 20p, और माइनस के 20p 42 में तो घटेंगे, तो यहाँ बचेंगे 22p बराबर हो जाएंगे -16 और 24। 24 में तो 16 गए तो बचे 8, और 8 में से 8 गए तो 0, और ये होंगे माइनस के 5। तो p बराबर हो जाएगा -5/, यहाँ 22 गुणा में p में, बराबर से में इधर जाएगा तो माइनस बट्टे में आ जाएगा, तो p बराबर -5/22 इसका आंसर हो जाएगा।
वो सवाल इक्वेशन पे थे। अब यहाँ पे हमने एक लैंग्वेज दी हुई है, एक सवाल में भाषा दी हुई है। इससे पहले हमें इक्वेशन बनानी है, एक वेरिएबल में ही है सारे सवाल। फिर उसके बाद इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन तो इसमें मैंने इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है इसमें, और ये जितने भी 15 क्वेश्चन है बाकी के, इसमें पहले आपको इक्वेशन बनानी है भाषा में से, ये मैं सिखाऊंगा, और उसके बाद सॉल्व करनी है। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं। स्वीटी एक टोकरी में कुछ फूल लेकर एक के बाद एक साईं बाबा के 3 मंदिरों में जाती है। वह प्रत्येक मंदिर में टोकरी के फूलों के आधे फूल चढ़ाती है। यदि अंत में उसके पास 3 फूल शेष रह जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास प्रारंभ में कितने फूल थे। तो स्वीटी नाम की लड़की एक मंदिर में जा रही है, 3 मंदिरों में जाती है लगातार। पहला मंदिर, दूसरा मंदिर, तीसरा मंदिर। ठीक है, इसके पास शुरुआत में प्रारंभ में कितने फूल थे ये हमसे पूछ रहा है। मान लो हमें ये पता नहीं है कितने हैं, तो हमने मान लिया कि प्रारंभ में स्वीटी के पास एक्स फूल थे। ठीक है, अब वो क्या करता है, प्रत्येक मंदिर में जाती है और आधे फूल चढ़ा देती है। तो जैसे वो पहले मंदिर में गई, तो उसने आधे फूल चढ़ा दिए, एक्स बट्टे दो घटा देंगे तो उसके पास अब कितने बचे। अब उसके पास एक्स बट्टे दो बचे फूल। इसका मतलब पहले मंदिर में फूल चढ़ाने के बाद उसके पास एक्स बट्टे दो फूल बचे। ठीक है, अब क्या करती है, उसके पास अब एक्स बट्टे दो फूल है, अब उनको लेके जाती है दूसरे मंदिर में, और एक्स बट्टे दो फूल के आधे फूल चढ़ा देती है, मतलब कि एक्स बट्टे चार, एक्स बट्टे दो का आधा एक्स बट्टे चार। तो अब उसके पास कितने फूल बचते हैं, एक्स बट्टे चार। तो इसका मतलब दूसरे मंदिर में फूल चढ़ाने के बाद भी उसके पास एक्स बट्टे चार फूल बच जाते हैं। अब क्या करती है, वो एक्स बट्टे चार फूल का आधे फूल तीसरे मंदिर में चढ़ा देती है। तो एक्स बट्टे चार के आधे फूल मतलब एक्स बट्टे आठ, एक्स बट्टा चार का आधा एक्स बट्टा आठ। तो एक्स बट्टे चार में से एक्स बट्टे आठ जाएंगे तो फिर यहाँ एक्स बट्टे आठ बचेंगे। तीनों मंदिर में फूल चढ़ाने के बाद उसके पास एक्स बट्टे आठ फूल बचने चाहिए, और सवाल में कह रहा है कि उसके पास 3 फूल शेष बचते हैं, 3 फूल। तो 3 फूल शेष बचते हैं, इसका मतलब एक्स बट्टे आठ की वैल्यू 3 है। तो एक्स बट्टे आठ बराबर 3 है, तो 8 इधर भाग में बराबर से उधर गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणा 8 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 24। तो प्रारंभ में स्वीटी के पास 24 फूल थे। अगर मान लो ये हमें चेक करना है, तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले उसके पास 24 फूल थे, फिर उसने आधे चढ़ा दिए पहले मंदिर में, तो उसके पास 12 बचे। फिर उसने आधे चढ़ा दिए तो उसके पास 6 बचे। फिर उसने आधे चढ़ा दिए, फिर उसके पास 3 बचे। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सवाल है, लेकिन ऐसे अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे इसे। ये बेसिक मैथ है, ये आना बहुत जरूरी है। एक एक्स मान के सवाल आना जरूरी है। बाकी अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो हम इसे उल्टा करेंगे। जैसे कि पहले मान लो उसके पास 3 फूल थे, लास्ट में उसके पास बचे 3 फूल। अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता तो हम कैसे करते, उसके पास बचे 3 फूल, आधे चढ़ाए ना, तो इसका मतलब पहले में 6 फूल होंगे। फिर उसने आधे चढ़ाए थे, आधे बचे थे, इसका मतलब 12 फूल होंगे। फिर उसके पास प्रारंभ में 24 फूल होंगे, और तीनों मंत्रों में इतने फूल चढ़ा दिए। ये ऐसे होगा, लेकिन एक्स से आना जरूरी है। अगले सवाल पर चलते हैं। आयुषी ने एक संख्या सोची, उसका दोगुना किया और उसमें 20 जोड़ा। परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर उसे 4 प्राप्त होता है। और संख्या क्या है। अगर हमें भाषा से समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनानी है, तो कुछ नहीं, जो सवाल में बोला जा रहा है उसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। जैसे कि आयुषी ने एक संख्या सोची, हमें नहीं पता क्या सोची, मान लिया आयुषी ने संख्या सोची एक्स, उसका दोगुना किया, तो हमने इसका दोगुना कर दिया 2x, और उसमें 20 जोड़ दिया प्लस 20। परिणामी संख्या को 25 से भाग दे दिया, तो जो ये संख्या बनी है 2x प्लस, इसको 25 से हमने भाग दे दिया, तो 4 प्राप्त होता है। तो ये किसके बराबर आ गया, 4 प्राप्त होता है, 4 के बराबर। तो हमें एक्स का मान निकालना है, वो संख्या क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बट्टे में 25 है, बराबर से उधर गुणा में हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2x प्लस 20 बराबर 4 गुणा 25। 2x प्लस 20, 25 छक 100, 20 यहाँ प्लस में बराबर से उधर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, तो 2x बराबर बचेंगे 80, और x बराबर 2x बराबर 80, तो 1x बराबर 40। तो इसका मतलब जो आयुष ने संख्या सोची थी वो 40 थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। सरगम लेफ्ट वन हाफ ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, वन थर्ड टू हर सन, एंड डोनेटेड द रेस्ट टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इफ द डोनेशन वाज वर्थ Rs 1 lakh, हाउ मच मनी डिड सरगम हैव।
सरगम ने अपनी संपत्ति का आधा भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ा, तो 1/3 भाग अपने पुत्र के लिए छोड़ा तथा शेष शैक्षणिक संस्थान को दान में दे दिया। यदि दान में दी गई संपत्ति का मूल्य 1 लाख था तो सरगम के पास कितनी संपत्ति थी? तो हमें नहीं पता सरगम सरगम के पास कितनी संपत्ति थी, तो हमने मान लिया कि सरगम के पास माना एक्स एक्स रुपए थे पहले सरगम के पास। वो क्या करता है, अपनी आधा भाग तो अपनी पुत्री को दे देता है। तो पुत्री को कितना देता है? एक्स का आधा, x/2। 1/3 भाग अपने पुत्र को दे देता है, तो पुत्र को कितना देता है? 1/3 मतलब x/3। तो अब उसके पास जो बचा हुआ है वो दे देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो अब हम देख लेते हैं कि उसके पास बचा कितना है। उसके पास टोटल था एक्स में से उसने x/2 पुत्री को दे दिया और x/3 पुत्र को दे दिया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 3x, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 3x और 2x हो जाएंगे 5x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 6x माइनस 5x x/6। ठीक है, तो इसका मतलब अब पुत्री और पुत्र को देने के बाद में उसके पास x/6 राशि बची। यदि दान में दी गई कुल संपत्ति 1 लाख थी, जिसकी वैल्यू सवाल में 1 लाख दे रखी है, x/6 की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, तो हमें कुल संपत्ति निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए 6 यहाँ भाग में है, बराबर में गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 लाख रुपए। इसका मतलब सरगम पे पहले 6 लाख रुपए थे। अगर हम इसको क्रॉस चेक करना है कि हाँ ये हमारा आंसर सही है नहीं, समीकरण में हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने मान लिया 6 लाख रुपए थे उसके पास, एक एक भाग आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, मतलब 3 लाख अपनी पुत्री को दे दिए। 1/3 भाग मतलब 2 लाख पुत्र को दे दिए, टोटल हो गए 5 लाख। तो 1 लाख ही तो बचे, 6 लाख में से 5 लाख दिए तो 1 लाख। Saurabh is 3 years elder to Ritu. 5 years ago, 3/5 of his age was equal to 3/4 of her age. What is the present age of Saurabh and Ritu? सौरभ ऋतु से 3 साल बड़ा है, तो हमें जो जो सवाल बोलता है उस हिसाब से करते जाते हैं। तो सौरभ की ऋतु से सौरभ 3 साल बड़ा है, तो माना ऋतु की एज कितनी है? ऋतु की प्रेजेंट एज है, मान लो x ईयर मान ली हमने, तो सौरभ की एज कितनी हो जाएगी? सौरभ की एज हो जाएगी जो कि ऋतु से 3 साल बड़ा है, x+3। 5 साल पहले उसकी उम्र 3/5वां हिस्सा ऋतु की उम्र के 3/4 के बराबर है। तो 5 साल पहले सौरभ की उम्र क्या होगी? प्रेजेंट एज इसकी कितनी है? तो 5 साल पहले होगी x+3 माइनस 5, और 5 साल पहले ऋतु की उम्र कितनी होगी? x-5। तो 5 साल पहले सौरभ की उम्र का 3/5वां, तो सौरभ की उम्र का 3/5वां ऋतु की उम्र के 3/4 के बराबर है, तो ऋतु की उम्र के 3/4 के बराबर है। ठीक है, तो देखो अब एक क्वेश्चन बन गया, हमें एक्स का मान निकालना है। एक्स सोल्व करने दो, 3 इधर भी बराबर में है और 3 इधर भी गुणा में बराबर है, तो 3 से 3 कट जाएगा। ये 4 इधर भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो ये पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस 3 में से 5 के तो माइनस के दो, एक्स माइनस 2/5 बराबर एक्स माइनस 5/4। तो 4 इधर गुणा में आएगा, 5 इधर गुणा में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 8 बराबर 5x माइनस 25। ये 4x इधर आएगा, 5x तो यहाँ पे बचेगा x, और 25 इधर जाएगा, तो 25 में से 8 गए तो बचेंगे 17। तो x बराबर 17 हो जाएगा। इसका मतलब ऋतु की उम्र प्रेजेंट उम्र कितनी है? 17, और सौरभ की प्रेजेंट उम्र कितनी है? 20। यही पूछा था, सौरभ ऋतु की वर्तमान उम्र क्या है? ऋतु 17 साल की है और सौरभ 20 साल का है। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सम संख्या कौन सी होती है? जिनमें 2 से भाग लग जाए, जिनको हम 2n के रूप में लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 सम संख्या हो, जैसे कि अगर हम मान लें 6 और 8 है, तो हमें पता है कोई भी 2 सम संख्या उनके बीच में हमेशा 2 का गैप होता है। जैसे अगली संख्या 10, फिर 2 का गैप, अगली संख्या 12 फिर 2 का गैप। तो कोई भी सम संख्या हो उनके बीच का गैप 2 होता है। ठीक है, तो इस सवाल को करते हैं। 3 क्रमांक सम संख्या, माना हमने पहली संख्या x है, तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? x+2। अगली संख्या कितनी हो जाएगी? 3 संख्या x+4। तो 3 लगातार
हमने सम संख्या मान ली है। इनका योग सवाल में 48 दे रखा है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। इनका योग मतलब कि एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, ये हमें दे रखा है 48। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, मतलब एक्स प्लस 4 की वैल्यू, तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स और एक्स 2x और एक 3x, 2 और 4 6 बराबर 48। 6 प्लस में बराबर से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 48 माइनस के 6 मतलब कि 42। 3x बराबर 42 है तो x बराबर हो जाएगा 42/3 यानी कि 14। तो x बराबर 14 सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या x प्लस 4 है, मतलब कि 14 प्लस 4 बराबर 18। ये आंसर हो जाएगा। किसी टंकी में पानी का आयतन दूसरी टंकी के पानी के आयतन का दोगुना है। यदि हम पहली टंकी से 25 लीटर पानी निकालकर दूसरी टंकी में डाल दें तो दोनों टंकियों में पानी का आयतन बराबर हो जाता है। प्रत्येक टंकी में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो सवाल बोलता है ऐसा ही करते जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो एक पहली टंकी हैगी और एक दूसरी टंकी है। तो पहली टंकी का आयतन दूसरी टंकी के पानी के आयतन का दोगुना है। मान लिया हमने दूसरी टंकी का पानी का आयतन है x, तो पहली टंकी में पानी आता है 2x। यदि हम पहली टंकी से 25 लीटर पानी निकालकर दूसरी टंकी में डाल दें तो दोनों टंकियों में बराबर आयतन हो जाता है। तो जैसे हम पहली टंकी में से 25 लीटर निकाल देंगे और दूसरी वाली में 25 लीटर डाल देंगे तो ये बराबर हो जाता है। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। एक्स का मान निकल जाएगा, ये 2x है, यहाँ एक्स बराबर से इधर माइनस में आ जाएगी, 2x माइनस एक्स बराबर, यहाँ 25 है, ये माइनस के 25 बराबर से उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, प्लस के 25। 2x में से x की तो यहाँ बची x, और 25 और 25 50। तो इसका मतलब दूसरी वाली में 50 पानी है, 50 लीटर, तो पहली वाली में 2x लीटर है, तो मतलब 100 लीटर। तो दूसरी में कितना है, मान लो 50 लीटर, तो दूसरी वाली में कितना है, 100 लीटर। ठीक है। एक स्टीमर एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा के अनुकूल जाने में 7 घंटे का समय लेता है। वह यही दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल तथा दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लिया शांत जल में स्टीमर की चाल है, तो स्टीमर की स्पीड हो जाएगी स्टिल वाटर में, शांत जल में x किलोमीटर पर आवर। और इसमें स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है हमें, धारा की स्पीड दे रखी है हमें 2 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, मतलब धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी, तो x प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि धारा अगर अनुकूल जा रही है नाव धारा के, तो नाव की चाल और धारा की चाल, पानी की चाल और नाव की चाल जुड़ जाती है, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी हमारी x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम हो जाएगी x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो धारा के विरुद्ध जाएगी, प्रतिकूल जाएगी, तो धारा की स्पीड नाव की स्पीड में से घट जाएगी। ठीक है। अब सवाल कह रहा है, उसको पढ़ते हैं कि धारा के अनुकूल 7 घंटे में जितना चलती है ना, और धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में समय सेम दूरी तय करती है। एक स्थान से यहाँ पे दूरी सेम दे रखी है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो समय दे रखा है हमें 7 घंटे और स्पीड दे रखी है x प्लस 2, तो हम इक्वेशन बनाएंगे कि 7 गुणा x प्लस 2, डिस्टेंस निकालेंगे हम, डिस्टेंस दोनों केसों में बराबर है इसलिए, और डाउन स्ट्रीम 8 घंटे में जाती है, तो डिस्टेंस निकल गया दोनों तरफ, दोनों डिस्टेंस एक ही था, तो हमने डिस्टेंस बराबर रख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो 7x प्लस 14 बराबर 8x माइनस के 16। तो 7x इधर जाएंगे, 8x में तो घटेंगे, तो यहाँ बचेगा x, और 16 माइनस के अगर बराबर से उधर जाएंगे तो 14 और 16 हो जाएंगे 30। तो x बराबर होगी 30, मतलब कि हमारी स्टीमर की स्पीड कितनी है,
30 किलोमीटर पर आवर है और धारा की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर दे, और दोनों स्थानों के बीच की दूरी दूरी और पूछ रहा है, तो दूरी पूछने के लिए यहाँ से कहीं से भी दूरी निकालो, दोनों जगह डिस्टेंस ही है ये, तो एक्स की वैल्यू में रख लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स और 2 कितने 32, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 7 गुणा 32, 7 दूनी 14, यहाँ चल जाएगी 7 या 21 और 1 22, तो 224 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, और स्टीमर की चाल हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक तीसरी भुजा के तिगुने से 4 मीटर कम है, यदि त्रिभुज का परिमाप 55 मीटर है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सवाल में एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये तीसरी भुजा होती है। तो जो सवाल कह रहा है उस हिसाब से करेंगे, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक तीसरी भुजा के तिगुने से 4 मीटर कम है, तो हमें तीसरी भुजा नहीं पता, तो हम तीसरी भुजा मान लेते हैं x मीटर की, ठीक है। तो अगर तीसरी भुजा x मीटर की है तो ये भुजाएं हो जाएंगी तीसरी भुजा के तिगुने से 4 कम, मतलब तीसरी भुजा के तिगुने से 4 कम, और ये हो जाएंगे 3x माइनस 4। तो तीनों का हम क्या परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़ देते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप, तो हम इसे लिख लेते हैं 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 प्लस x बराबर 55 मीटर, ठीक है। तो 3x और 3x हो जाएंगे 6x और एक 7x, 4 माइनस 4 हो जाएंगे 8, बराबर हो जाएंगे 55। अब क्या करेंगे हम, ये 8 इधर प्लस में जाएंगे, इधर यहाँ माइनस में, उधर प्लस में जाएंगे, तो 7x बराबर 55 और 8 63, x बराबर हो गया 9। इसका मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा 9 मीटर की है, तो ये कितनी हो जाएगी, 9 तिया 27 में से 4 गए तो ये 23 मीटर की हो जाएगी, और दूसरी भी 23 मीटर की हो जाएगी। त्रिभुज की तीनों भुजा निकाल दी हमने, यही पूछ रहा था सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी संख्या में से आधा घटाया जाए, मतलब 1/2 घटाया जाए और अंतर को 4 से गुणा कर दिया जाए तो परिणाम 5 प्राप्त होता है, जो बोला गया सवाल में वही करते जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। हमें संख्या पता नहीं है तो संख्या मान लेते हैं x। जब हम संख्या में से आधा 1/2, जब हम संख्या में से 1/2 घटाते हैं तो जो भी आता है उसको हम 4 से गुणा कर देते हैं तो हमें 5 मिलता है, ठीक है। x का मान, तो x में से हमने आधा घटा दिया, गुणा 4 कर दिया, बराबर 5, तो हम 4 गुणा दोनों संख्या हम करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा, खोलेंगे तो 4x माइनस 4 गुणा 1/2 करेंगे तो 4/2 यानी कि 2 बराबर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x बराबर माइनस, तो बराबर से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 और 2 7, x बराबर हो जाएगा 7/4। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या 7/4 है। 15वें क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है, एक आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाए और चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए तो आयत का परिमाप वही रहता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अगर ये इसको पहले हम इक्वेशन से करते हैं, तो आयत आयत का परिमाप, आयत क्या होता है, आयत एक 2D फिगर है, ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई है, और ये लंबाई है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये और इसके बराबर है, तो इसका परिमाप दे रखा है 240 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन सभी का योग 240 दे रखा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 240। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 से हम ये 240 को काट देंगे, 120। तो एक तरफ आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई का योग 120 है, तो मान लिया हमने ये इसकी लेंथ है, तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 120 माइनस एल, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का सम 120 दे रखा है सवाल में। यदि इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाए तो हम इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर देते हैं, मतलब एल का मतलब गुणा एल का 110%, तो मतलब 110/100,
मतलब इसकी नई लंबाई हो जाएगी 11L/10। ठीक है, इसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है, मतलब चौड़ाई 20% घट गई। इसका मतलब चौड़ाई जो पहले थी उसका 80% बची है। तो पहले इसकी चौड़ाई थी 120 माइनस एल, अब इसका 80% बची है। 80% मतलब 80/100। इसको और शॉर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8/10। अब 8/10 को गुणा इसमें कर देंगे तो 120 अट्ठे 12×8 = 96। तो ये आयत की नई लंबाई है और ये आयत की नई चौड़ाई है। ठीक है, तो इसका आयतन, इसका परिमाप बराबर रहता है दोनों केसों में। तो परिमाप परिमाप क्या होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई अब भी 120 ही है। तो हम इनको लिख लेते हैं 11L/10 प्लस 96 माइनस 8L/10 बराबर 120। ही हमारी एक इक्वेशन बन गई। मतलब परिमाप अब भी सेम है, पहले परिमाप 120 था, अभी परिमाप, ये नई लंबाई है इसकी आयत की जो बढ़ के हुई है, तो ये नई चौड़ाई है आयत की जो घटा के कर दी है। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 11L में से 8L जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 3L, क्योंकि बेस दोनों का सेम है 10-10। तो 3L/10 बराबर हो जाएगा, जी 96 है। ये प्लस का इधर जाके माइनस में, माइनस का हो जाएगा 120 में से 96 जाएंगे तो बचेंगे 24। 3 से 24 गई 8 बार, और 10 इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो L बराबर आ जाएगी 80। इसका मतलब लेंथ उसकी 80 यूनिट है। तो लेंथ 80 यूनिट है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 120 में से 80 घटाएंगे तो लेंथ कितनी उसकी 80। तो ब्रेथ 120 में से 80 जाएंगे तो ब्रेथ बचेगी उसकी 40। आयत की लंबाई चौड़ाई कहते हैं, तो आयत की लंबाई है 80 और आयत की चौड़ाई है 40। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका एल निकाल के। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आ जाएगा कंपटीशन में, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे, देखो आयत, एक सवाल क्या करा है कि आयत का परिमाप भी 240 है और आयत का परिमाप वही रहता है, तो सेम रहता है। अगर आयत का परिमाप नहीं बदल रहा है, लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई घट रही है, इसका मतलब है लंबाई और चौड़ाई का जो सम है, जो 120 दे रखा है यहाँ पे निकाल के हमने निकाला है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई करके 120। तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का सम बराबर है। अगर लंबाई और चौड़ाई का सम मतलब कि जैसे लंबाई और चौड़ाई 120 है सम इनका, तो ये बराबर रहेगा। तो हम जितना लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं उतनी चौड़ाई घट रही है। इसका मतलब कि लंबाई में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई का 10%। तो लंबाई का 10% बराबर चौड़ाई का, मतलब ब्रेथ है अगर मान लो, तो चौड़ाई का, चौड़ाई के 20% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगी, 10 से 20 दो बार कट जाएगी, तो L/B आ जाएगी 2:1। ठीक है, और यहाँ पे हमें L प्लस बी दे रखी है 120। अब L+B 120 है, मतलब दो और एक कितने हो गए, तीन। तीन की वैल्यू 120 दे रखी है, तो एक की हो जाएगी 40 और दो की हो जाएगी 80। ये इसका शॉर्ट मेथड है जो कि हम एग्जाम में लगाते हैं, लेकिन बेसिक तरीका आना चाहिए सवाल का। प्रश्न नंबर 16, बीरेश 1 लाख रुपए लेकर बैंक गया। उसने कैशियर से कहा कि वह उसे 500 रुपये और 1000 रुपये वाले नोट इस धनराशि के रूप में दे। उसे कुल 175 नोट मिले। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। बीरेश नाम का एक लड़का है जो कि बैंक गया है 1 लाख रुपए लेकर। वो कैशियर से कह रहा है कि मुझे भाई 500 और 1000 रुपये के नोट की धनराशि दे दो। और उसे कुल 175 नोट मिले। तो उसके पास वो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट लेना चाह रहा है। ठीक है, तो मान लिया उसने 500 रुपये के एक्स नोट ले लिए। अब कुल नोट 175 थे, तो इसका मतलब 1000 रुपये कितने नोट है उसके पास, 175 माइनस एक्स। इनको जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। अगर 500 रुपये के उसके पास एक्स नोट है, 1000 रुपये के उसके पास 175 माइनस एक्स नोट है, तो टोटल उसके पास 1 लाख रुपए है। तो हम 500 रुपये के एक्स नोट हैं, तो रुपए कितने होंगे उसके पास, 500 एक्स। 1000 रुपये के इतने नोट्स हैं, तो उसके पास रुपए कितने बन जाएंगे, 1000 × 175 माइनस एक्स। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 1 लाख के बराबर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बन गई है। 500x प्लस 175 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा
1,75,000 माइनस के 1000x बराबर के 1,00,000। तो 500x और 1000x, तो ये 1000x इधर जाएंगे, तो ये जाएंगे 1000x प्लस के, और यहाँ 500x माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ इधर बचेंगे। मतलब अगर मैं लिख देता हूँ, चलो 1000x ये माइनस के बराबर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और यहाँ प्लस के 500x इधर माइनस के हो जाएंगे 500x। ऐसे यहाँ 1,75,000 है और यहाँ 1,00,000 है, तो ये बराबर से उधर जाएंगे तो घट जाएंगे। तो 1,75,000 में से 1,00,000 घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे 75,000। ठीक है, 1000x में थे 500x के, तो कितने बचे 500x बराबर 75,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से 750 गया 15 बार, 150 बार। तो उसका मतलब x रुपए को x की वैल्यू आ गई हमारी 150। इसका मतलब उसके पास 500 रुपए के कितने नोट है, 500 रुपए के उसके पास 150 नोट है, और 1000 रुपए के 175 में से 150 घटा देंगे तो 25,000 रुपए के उसके पास 25 नोट है। ठीक है, 1000 रुपए के 25 नोट है, तो ये 25,000 हो जाएंगे। 500 रुपए के 150 नोट है, तो ये 75,000 हो जाएंगे, तो जोड़ के 1,00,000 आ जाएंगे। ठीक है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 4 कम है, तो भिन्न भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, अंश बट्टे हर। तो जो सवाल कह रहा है उस हिसाब से करते हैं। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 4 कम है, मतलब अगर अंश उसका x है तो हर उसका x माइनस 4 है, ये भिन्न है हमारी, 4 कम है। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, मतलब कि अंश कितना है x, अगर इसमें हम 6 जोड़ दें तो वह हर का तिगुना हो जाता है। मतलब हर कितना है हमारा x माइनस 4, तो इसका ये तिगुना हो जाता है। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 3x माइनस के 12। ये x इधर प्लस में है, इधर जाएगा बराबर से तो माइनस में हो जाएगा। 3x में से x जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2x। ये 12 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएंगे 18। 12 और 6 18, x बराबर आ जाएगा 9। तो भिन्न ज्ञात करनी है, तो भिन्न हो जाएगी हमारी 9। 9 में से 4 गए तो 5, तो भिन्न हो जाएगी हमारी 9/5। ठीक है, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। ए और बी से दो कारें एक साथ विपरीत दिशा में चलती हैं, मतलब ए से कार चल रही है इस दिशा में, बी से कार चल रही है इस दिशा में, प्रारंभ करती हैं तथा 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 54 किलोमीटर है। यदि कार एक कार की चाल दूसरी कार से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो मान लिया हमने ए की चाल ज्यादा है, तो मान लो बी की चाल अगर x है तो ए की चाल कितनी है x प्लस 8, क्योंकि ए की 8 घंटे ज्यादा है, दूसरी चाल बी की कम है 8 घंटे से। ठीक है, 3 घंटे तक ए चलेगी एक्स प्लस 8 की स्पीड से और बी चलेगी एक्स की स्पीड से। तो 3 घंटे में बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 3 घंटे में एक्स की स्पीड से 3x, और ए कितना डिस्टेंस कवर करेगी 3 घंटे में 3x प्लस 8 किया 24। तो क्या सवाल क्या कह रहा है कि इतना दूरी चलने के बाद भी उनके बीच में 54 किलोमीटर का गैप है। मतलब कि ए ने कितनी चली है 3x प्लस 24, और बी ने कितनी चली है 3x, लेकिन फिर भी ये 210 किलोमीटर से 54 अब भी कम रह गई, पूरी डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। ठीक है, तो इतनी दूरी कवर कर पाए, तो 3x और एक क्वेश्चन और इसे सॉल्व कर लेंगे। 3x और 3x 6x प्लस 24, तो 2 से 10 में से 54 घटाएंगे हम, तो यहाँ 6, और 20 में से 5 के तो 15, 156, तो ये जाएंगे 6x। 156 में से 24 घटा देंगे, 156 में से 24, 6 में से 4 गए तो 2, 15 में 2 गए तो 13, तो 6x बराबर 32। तो x बराबर हो जाएगी, इसमें 6 का भाग दे देंगे, 6 दूनी 12, अच्छा 6 दूनी 12, x बराबर 22। इसका मतलब जो b की स्पीड है, जो बी से कार चल रही है उसकी स्पीड 22 है, और जो दूसरी है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दोनों का नाम स्पीड निकल गई। क्वेश्चन नंबर 19,
युवराज की आयु विष्णु की आयु से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो युवराज की आयु विष्णु की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो मान लिया हमने विष्णु की प्रेजेंट एज x ईयर है और युवराज की उससे 5 वर्ष अधिक है, तो युवराज हो जाएगा x + 5 ईयर का। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था, तो 5 वर्ष पहले विष्णु की उम्र कितनी रही होगी, x - 5, और 5 वर्ष पहले युवराज की उम्र कितनी रही होगी, x + 5 - 5। तो इनका अनुपात 3:2 था। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का मतलब युवराज की आयु का बट्टे में ये विष्णु की आयु है 5 वर्ष पहले की, तो इनका अनुपात 3:2 था। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x/x - 5 बराबर 3/2। 2 का गुणा इधर होगा और x - 5 का गुणा इधर होगा, तो ये आएगा 2x। x - 5 का 3 गुणा होगा तो 3x माइनस के 15, ये 2x इधर 3x में से घटेगी तो यहाँ बचेगी x, और 15 माइनस के इधर आएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे तो x बराबर 15। तो इसका मतलब विष्णु 15 साल का है और युवराज 20 साल का है। ये उनकी दोनों की आयु निकल गई है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, पूनम ने कुछ चॉकलेट 10 रुपए प्रति चॉकलेट की दर से खरीदी। उसने उतनी ही कैंडी 5 रुपए प्रति कैंडी की दर से खरीदी। वह चॉकलेट पर 20% का लाभ अर्जित करती है तथा कैंडी पर 10% का लाभ अर्जित करती है। दिन के अंत में सभी चॉकलेट और कैंडी बिक गई तथा उसे 240 रुपए का लाभ हुआ। खरीदी गई चॉकलेटों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो पूनम ने कुछ 10 रुपए वाली खरीदी है चॉकलेट और उतनी ही चॉकलेट 5 रुपए वाली खरीदी है, ठीक है, कैंडी। तो माना उसने चॉकलेट खरीदी है पूनम ने एक्स, तो कैंडी भी एक्स खरीदी है, तो एक्स एक्स चॉकलेट 10 रुपए के हिसाब से कितनी खरीदी होंगी, तो यहाँ पे चॉकलेट और यहाँ पे कैंडी। तो चॉकलेट खरीदी है उसने 10x की और कैंडी खरीदी है 5x की, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल, वह चॉकलेट पर 20% का लाभ अर्जित करती है। तो 10x की खरीद रही है और 20x का लाभ अर्जित कर रही है, मतलब 120% पे बेच रही है उसे, 120/100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x सोल्व करके। इसका मतलब 10x की खरीदी है उसने और 12x की बेच रही है चॉकलेट को 20% के लाभ पे, तथा कैंडी पर 8% का लाभ अर्जित करती है। कैंडी उसने कितनी खरीदी थी, कैंडी खरीदी उसने 5x की और 8% का लाभ चाहिए 5 पे, तो कितने में बेचेंगे उसे, 108 में, 108% बट्टे 100। तो ये 5 से जाएगा 20 बार और 20 से जाएगा ये 5.4 बार। तो इसका मतलब पहले कैंडी उसने 5x की खरीदी थी पूनम ने, अब उनको बेच रही है 5.4x में, लाभ अर्जित करती है। चॉकलेट कैंडी बिक गई तथा उसे 240 का लाभ हुआ। तो इस प्रक्रिया में पूरी में उसे 240 का लाभ हो गया। इसका मतलब 10x की तो उसने चॉकलेट खरीदी थी, 5x की कैंडी खरीदी थी, तो कुल मिला के उसने 15x रुपये का खर्चा किया था पहले। और अब बेच कितनी की रही है, 12x की तो चॉकलेट बेच दी 5.4, 12x और 5.4x हो गए 17.4x, तो 15x का खरीद के 17.4x का बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो जाएगा 17.4x में से 15x घटा देंगे हम, तो लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ हो जाएगा 17.4x माइनस 15x बराबर लाभ दे रखा है हमें 240 रुपये का। तो 17.4x में से 15x तो यहाँ बचे 2.4x बराबर 240, सॉल्व कर लेंगे 24 से 240, 2.4 से 24 की 100 बार, तो x बराबर 100। इसका मतलब उसने 100 चॉकलेट खरीदी थी, 100 ही कैंडी खरीदी थी पूनम ने, ठीक है। खरीदेगी चॉकलेट की संख्या कितनी है, इसका आंसर है 100 खरीदी थी। तो ये आज की हमारी वीडियो के हमने 20 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आपको ये सवाल और ये वीडियो यूजफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और
जो भी मतलब सवाल समझ में आए, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, अगर आपको पसंद आई है तो, और दोस्तों तक भी पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।